हेलो विद्यार्थियों, आज फिर एक नई कक्षा लेकर मैं उपस्थित हूँ। आज की कक्षा में हम जानेंगे कुछ वैसे ध्वनि चिन्हों का प्रयोग जिनको हम हिंदी भाषा व्यवहार में लिखने में करते रहते हैं। उन चिन्हों के बारे में सही जानकारी नहीं होने के चलते कई तरह के भ्रम में पड़ जाते हैं, हम गलतियां हो जाती हैं हिंदी लिखने में। तो इन बातों, इन चिन्हों को अगर सही हम जान लें, उनसे सही परिचय प्राप्त कर लें, तो इस तरह के भ्रम की स्थिति से हम बच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम इस तरह के बिंदु का व्यवहार करते हैं जो किसी भी व्यंजन या स्वर के ऊपर में व्यवहार होता है, जैसे अंक, संसार, अंत, मंगल। देखा हमने कि यहाँ पर ये अनुस्वार इसको कहा जाता है। ये जो ऊपर में बिंदी रहती है, इस तरह किसी भी व्यंजन या स्वर वर्ण के ऊपर में, तो वो अनुस्वार कहलाता है। ये अनुस्वार है, इसका उच्चारण इस तरह अंक, संसार, अंत, मंगल। अब चूंकि ये अनुस्वार जो है कॉमन है, अब पंचमाक्षर की जगह पर भी इसका व्यवहार होता है। जैसे अंक का सही स्पेलिंग ये नहीं है, ये वर्तनी सही नहीं है, इसकी सही वर्तनी होती अंक, ऐसा। लेकिन इसको लिखने में चूंकि काफ़ी टेढ़ा होता था, असुविधा होती थी, छापा खाना में भी इसके लिए दिक्कत होती थी, ज़्यादा स्पेस जगह छेंकता था ये इस तरह का प्रयोग। इसलिए इसको आज इसकी जगह पर अनुस्वार से ही काम चलाया जाता है। तो ये इस तरह हम देखते हैं, इस तरह का व्यवहार भाषा में। तो ये अनुनासिक है, यानी ये नासिक चिन्ह है, यानी इसका जहाँ व्यवहार होगा वहाँ पर उसके उच्चारण के लिए नाक की ज़रूरत पड़ेगी। अंक, नाक बंद करके आप अंक का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। संसार, अंत, मंगल, संगम, इस तरह के जो शब्द हैं उनके उच्चारण में अनुस्वार का प्रयोग होता है, अनुनासिकता का प्रयोग होता है, और उसके लिए अनुस्वार का प्रावधान है। ये अनुस्वार कहलाता है। उसी तरह ये दोनों ही अनुनासिक हैं। ये चंद्र बिंदु जो है ये भी अनुनासिक ही है, इसके उच्चारण में भी नाक की ज़रूरत पड़ती है। इसका उच्चारण कैसे होगा? जैसे हंस, है ना, उसी तरह चांद, माँ, रांची। अभी हमने देखा चंद्र बिंदु का व्यवहार। देखिए यहां भी अनुनासिकता है, लेकिन दोनों में अंतर है। आज क्या हो रहा है कि अखबार वाले इसका व्यवहार बंद कर दिए हैं। अधिकांश अखबार में अब चंद्र बिंदु की जगह पर सिर्फ अनुस्वार यानी इस बिंदी का ही व्यवहार होता है, जो कि भाषा के वास्तविक लेखन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गलत है। तो ये जो है, ये और ये दोनों अनुनासिक हैं, लेकिन दोनों में बुनियादी फर्क है, कुछ मूलभूत अंतर है। अंक और
ऐसे यहाँ पर अंक नहीं लिखकर हंस लिख सकते हैं, है ना। देखिए हंस, हंस और हंस दोनों में अंतर है कि नहीं। हंस का उच्चारण और हंस का उच्चारण में फर्क साफ नजर आता है। हंस में क्या होता है कि ह के बाद अनुनासिकता आती है और वो ह से अलग होकर अनुनासिक, माने ह और स के बीच में अनुनासिकता का उच्चारण होता है हंस। जबकि हंस में क्या होता है, ह के साथ अनुनासिकता मिलकर उच्चारित होती है। यानी अनुनासिकता यानी नासिक के नाक में जब ध्वनि, कब ध्वनि निकलती है, ह के साथ निकली, और उसमें नाक से ध्वनि कब निकली, ह के बाद, हंस, है ना। तो ये साफ नजर आता है। जिस तरह बंटाधार और बंटवारा दोनों में अंतर है। अगर बंटवारा की जगह पर बंटवारा लिखने में अगर ऐसा न लिखें, बंटवारा ऐसा लिख दिया जाता है, ऐसा छपा हुआ रहता है आजकल अखबारों में तो ये हो जाएगा बंटवारा, बंटवारा नहीं बल्कि बंटवारा, बंटवारा। दोनों में अंतर है, बंटवारा और बंटवारा में। तो ये आपको समझना चाहिए कि अनुस्वार और चंद्रबिंदु बिल्कुल अलग हैं और दोनों का अलग अलग प्रयोग है। आवश्यकता अनुसार जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसका वहाँ व्यवहार करेंगे। हम जब देखेंगे कि अनुनासिकता जिस वर्ण के ऊपर है और उसके बाद अनुनासिकता आ रही है, जिस वर्ण में लगाएं उसको, उसके बाद अनुनासिकता आ रही है, तो फिर वहाँ बिंदी यानी अनुस्वार का प्रयोग होगा। जबकि जब मिलकर उसका अनुनासिकता का उच्चारण होगा किसी व्यंजन के साथ या स्वर के साथ, तो फिर वहाँ पर चंद्र बिंदु का व्यवहार होगा। एक बात और जान लें, जब अनुस्वार का व्यवहार होता है जिस वर्ण के ऊपर, वो वर्ण अगर ह्रस्व भी हो यानी लघु मात्रिक भी हो तो वो दीर्घ मात्रिक बन जाता है। जैसे हंस, हंस इसमें दो मात्रा हो जाती है, दो मात्रा का ये चिन्ह है और ये एक, है ना। वहीं पर हंस में दोनों एक एक मात्रा, ये एक मात्रा एक मात्रा, यानी इसमें दो ही मात्राएं हैं, दो मात्रा, बल्कि इसमें, जबकि इसमें तीन मात्रा है। तो ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो आज अब हम देखते हैं अगला चिन्ह। अगला चिन्ह क्या है? अर्धचंद्र। अर्धचंद्र, अर्धचंद्र ये चिन्ह बाद में विकसित किया गया, क्योंकि इस चिन्ह की आवश्यकता संस्कृत में नहीं पड़ती थी। संस्कृत में वैसा कोई शब्द नहीं होता था, ध्वनि का उच्चारण वैसा नहीं होता था जहाँ इसकी आवश्यकता पड़े। तो अंग्रेजी के शब्दों को, बहुत सारे शब्दों को लिखने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। यानी अ और आ, ओ, आ और ओ के बीच में, आ और ओ के बीच में, चाहे आ और ओ के बीच में की स्थिति को दर्शाने के लिए ऐसा हो जाता है। जैसे ये हो गया कॉलेज, कॉलेज, लेकिन यहाँ अगर जैसे ही हम दे देंगे तो का क्या बन जाएगा? कॉलेज, कॉलेज नहीं कॉलेज। यानी ओ और आ के बीच की स्थिति, उसको बताने के लिए, उस रूप में इसका उच्चारण करने के लिए इस चिन्ह का व्यवहार किया जाता है। जैसे डॉक्टर, मॉल, हॉल, इस तरह के शब्दों के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है ना। अब देखिए
विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण तो आप जानते ही हैं, ये ह जैसा उच्चारण होता है। अचानक झटके के साथ ह का उच्चारण होता है किसी भी व्यंजन या स्वर के साथ लगा रहे तो, जैसे अह, अह, प्रातः, प्रातः। उसी तरह दुख, दुख, यानी वहाँ पर दुख नहीं पढ़कर दुख, माने वहाँ ह का हल्का उच्चारण होता है। तो इस तरह की स्थिति के लिए विसर्ग का व्यवहार होता है। अवग्रह चिन्ह का व्यवहार सामान्यतः नहीं होता है, लेकिन ये विशेष परिस्थिति में जब स्वर को खींचना होता है, जैसे मान लीजिए माने हिंदी में इस तरह के शब्द नहीं है, संस्कृत में इसका व्यवहार होता है। आप देखे होंगे जो महाभारत का जो गीता का जो श्लोक है, संभवामि युगे युगे, उसमें इस तरह का व्यवहार है ना। तो ये स्वर को खींचना होता है। जैसे मान लीजिए आप एक उदाहरण मैं बताता हूँ भोजपुरी का। ये हो गया पढ़ब, यानी ब में वहाँ पर जोर दिया, पढ़ब, है ना। उसी को जवाब देने के समय ये हो गया, यहाँ आ गया पढ़ब, पढ़ब, है ना। यानी वहाँ पर स्वर को खींचना है। पढ़ब, पढ़ब, पढ़ब था वो, लेकिन पढ़ब वहाँ ब में जोर दिया गया, स्वर को खींचा गया। तो उसी बात को बताने के लिए अवग्रह का प्रयोग किया जाता है। गाना उना में देखे होंगे इसका व्यवहार होता है, लंबा खींचना होता है तो वह इस तरह ऐसे दिया जाता है ना। तो इसको उसी रूप में देखना है कि स्वर को खींचना है। तो ये दो मात्रा, ये इसका मतलब यहाँ जहाँ व्यवहार हो गया वहाँ पर दो मात्रा हो गई, है ना। अब ये प्लूत जो है, प्लूत का व्यवहार हिंदी में तो नहीं है, संस्कृत में है, फिर भी जान लें। ये 3 मात्रिक है। इसका उच्चारण अवग्रह से ज़्यादा खींचने में होता है। यानी इसका जैसे आप देखे होंगे इस तरह का लिखा रहता है ओम, ओम, यानी वहाँ पर ओ को खींचना है इतनी देर तक कि वो 3 के बराबर समय ले, सांस ले। ओम, इस तरह इसका व्यवहार होता है। रफला, रफला का व्यवहार काफ़ी है। रफला का व्यवहार हम इस तरह देखें, रफला का व्यवहार ये वास्तव में र है, र है रफला। ये चाहे ये माने दोनों रूप हैं इसके, और ये भी ये र ही है ना। तो दोनों में फ़र्क क्या है कि ये जो रफला है, रफला में क्या होता है, किसी व्यंजन के साथ, स्वर के साथ इसका व्यवहार नहीं होता, व्यंजन के साथ। जिस व्यंजन के साथ ये व्यवहार होगा वो आधा र होगा वो, है ना। यानी स्वर रहित र होगा, और जिस व्यंजन के साथ वो जुटेगा वो स्वर सहित हो जाएगा। मान लीजिए क्रम, तो नहीं, थोड़ा सा इसमें आप सुधार लें। यानी जिसके साथ व्यवहार होगा उसको वो स्वर रहित कर देगा, क्रम, और र जो है पूर्ण हो जाएगा, र पूर्ण है यहाँ पर। क्रम में क्या है, क स्वर रहित है, जबकि र स्वर सहित है। क्रम, र का पूरा उच्चारण है, क का आधा उच्चारण है, यानी स्वर रहित उच्चारण है। उसी तरह ट्रम, तो ये इन दोनों का व्यवहार अलग अलग जगह पर होता है। कहाँ पर होता है, जब खड़ी पाई जिस वर्ण में हो उस वर्ण के नीचे इसका व्यवहार होगा।
यानी तिरछा इधर। और जिस वर्ण में खड़ी पाई नहीं हो, जैसे ट देखा आपने, ड, है ना, उसी तरह ड, ढा, इस तरह के वर्णों में क्या हो जाएगा, दोनों साइड वाला। वहीं पर अपवाद में द के साथ ऐसे दिया जाता है, क्योंकि इधर ऑलरेडी एक है, इसलिए वहीं पर ह में भी ह बिना पाई वाला है, फिर भी इसी तरह दिया जाता है। तो इस तरह ये रफला का व्यवहार होता है। रफला में क्या होता है कि र पूरा उच्चारण होता है, लेकिन जिस वर्ण के साथ उसका व्यवहार हो वो स्वर रहित हो जाता है, अधूरा हो जाता है ना। आप देखिए रेफ, र का ही एक व्यवहार और है रेफ के रूप में, ये भी रा ही है ना। इसमें क्या होता है, जिस वर्ण के साथ इसका व्यवहार हो, जिस वर्ण के ऊपर में इसका व्यवहार, ये ऊपर में व्यवहार होता है, ध्यान रखें, ये हमेशा ऊपर में व्यवहार होता है। जिस वर्ण के ऊपर में व्यवहार हो उससे पहले र का उच्चारण हो जाएगा, और र क्या होगा, र हो जाएगा स्वर रहित, यानी आधा र, ये हो जाएगा स्वर रहित, है ना। जैसे कर्म, कर्म में क्या हुआ, माँ के पहले र का उच्चारण हुआ, लेकिन र आधा है, माँ पूरा है। कर्म, धर्म, क्रम में हमने देखा था क के बाद र का उच्चारण हुआ था, यानी जिस वर्ण के साथ व्यवहार हुआ था रफला में, रफला का, उसके बाद र का उच्चारण हुआ था। लेकिन रेफ में क्या है, जिस वर्ण के ऊपर में व्यवहार हो उससे पहले ही र का उच्चारण होगा और र स्वर रहित होगा। ये समझने की जरूरत हो। इसीलिए लोग क्या करते हैं, आशीर्वाद लिखने में अक्सर गलती करते हैं। कहाँ पर दें, लोग इधर दे देते हैं, इधर देंगे तो आशीर्वाद हो जाएगा, क्योंकि जिस वर्ण के ऊपर उसका व्यवहार हो उससे पहले र का उच्चारण होगा, तो इसलिए आशीर्वाद ये होगा। इसके व्यवहार में एक बात ध्यान में रखनी है, अगर वर्ण में कोई मात्रा हो, आकार मात्रा, चाहे ईकार की मात्रा, है ना, तो मात्रा के बाद ही उसका व्यवहार होगा। जैसे आपने देखा आशीर्वाद में, है ना, क्या है, व के ऊपर ना होकर आकार के ऊपर में उसका व्यवहार है। इस बात को ध्यान में रखना। उसी तरह मान लीजिए हर्षित, हर्षित इस तरह, तो मात्रा के बाद ही व्यवहार है उसका, है ना। तो इस तरह ये दोनों जो रफला और रेफ हैं, दोनों ही र के बदले में आते हैं, लेकिन दोनों की स्थिति अलग है। रफला में र स्वर सहित होता है और रेफ में र स्वर रहित होता है। और रफला में जिस वर्ण के साथ उसका व्यवहार हो उस वर्ण को वो आधा कर देता है, खुद पूरा रहता है, और जिस वर्ण के ऊपर में रेफ का व्यवहार हो वो वर्ण पूरा रहता है, जबकि र आधा और उससे पहले उच्चारित होता है। ये हुए रफला और रेफ के बारे में। हल चिन्ह, हल चिन्ह क्या है, यानी स्वर रहित बनाने के लिए व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए हल चिन्ह का व्यवहार होता है। जैसे जगत, महान, भगवान। यहाँ पर जगत में त का उच्चारण हल्का है, यानी स्वर रहित है। महान में भी न का उच्चारण स्वर रहित है। इस तरह की स्थितियों को दिखाने के लिए, या फिर कभी कभी बहुत जगह पर संयुक्त करना पड़ता है, जैसे पाठ्य पुस्तक, तो अगर नहीं देते हैं तो पाठ्य पुस्तक हो जाएगा, पाठ्य। तो इसको आधा
यानी स्वर रहित बताने के लिए यहाँ पर इस तरह कर दिया जाता है ना, ये हल चिन्ह दे दिया जाता है। तो ये हल चिन्ह का प्रयोग इस तरह से है। आज हम हल चिन्ह का और जगह पर भी व्यवहार होता है, जैसे पहले ये लिखा जाता था विद्यालय, विद्यालय, इसको इस तरह से स्पष्ट लिख देता हूँ मैं, विद्यालय। तो इसको लोग विद्यालय पढ़ देते हैं, ये समझते हैं कि ये ध है, ध नहीं है, बल्कि ये द और य का मिश्रण है, ये दोनों का मेल है। किस तरह मेल हुआ? द और य, यही हो गया द य। द य इस तरह से ज़्यादा टेढ़ा नहीं करके थोड़ा सा गोल कर दिया गया है ना, तो यही तो है द और य, तो विद्यालय है, इसको विद्यालय पढ़ देते हैं। उसी तरह उद्योग को उद्योग पढ़ते हैं लोग, गद्यांश को गद्यांश बोलते हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन होता था उसके चलते अब जो है देख रहा हूँ कि बच्चों को सिखाया जाता है विद्यालय ऐसे, ताकि ये जो कन्फ्यूजन हो रहा है विद्यालय बोल देते हैं। बड़े बड़े स्कूलों के पढ़े हुए बच्चों को भी मैंने देखा है, बल्कि कई शिक्षकों को भी विद्यालय उच्चारण करते हुए देखा है, जो कि गलत है, विद्यालय। उसी तरह विद्यार्थी, लोग विद्यार्थी पढ़ते हैं, वो द और य है। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए हल चिन्ह का व्यवहार आज होता है और इसकी आवश्यकता है। तो ये हमारे चिन्ह हैं जिनका व्यवहार हम हिंदी लेखन में करते हैं। उनकी स्पष्ट समझ नहीं होने के चलते काफ़ी भ्रमित होते हैं और अक्सर भूलें कर बैठते हैं। तो आज की कक्षा में हमने चिन्हों के बारे में, अन्य चिन्हों के बारे में जाना। तो कक्षा कैसी लगी इसको आप लोग अपने कमेंट में बताएंगे, और क्या जानना चाहते हैं इस बात को भी आप सवाल कर सकते हैं, ताकि मैं अगली कक्षा में आपकी समस्याओं को समाधान करने, सुलझाने का प्रयास करूंगा। तो आज इतना ही।